नमस्कार साथियों, GLCIS में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं गुरुजी, जय जय सीताराम। और निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप लोगों की बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग जो है रामबाण 4 पे चर्चा करेंगे और इसमें आपका जो ज्योग्राफी वाला यूनिट है वो पूरा यूनिट इसमें कवर किया गया है। देखिए, इस रामबाण ब्रह्मास्त्र को पूरा करने से पहले 2-3 विशेष बातें आप लोगों को मैं ज़रूर बता दूं। इसको आप स्किप मत कीजिएगा कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है 2021, अब उसमें लगभग 18-20 दिन और बचे हैं। ठीक है, अब इन 18-20 दिनों में आपके पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने भी फॉर्म डाला है क्योंकि स्टूडेंट फीलिंग लेने में मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब मैंने भी एक टेस्ट लगाया, मेरा भी लगाया, 60-65 नंबर आए, डीमोटिवेशन आया। एक टेस्ट लगाया, 75 नंबर आया, उससे थोड़ा मोटिवेशन आया। तो ऐसी स्थिति में क्या मूल्यांकन होता है और बाकी जो बच्चे उनकी स्थिति क्या चल रही है, क्योंकि अपनी टेस्ट सीरीज पे लगभग आप मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो वो टेस्ट सीरीज लगा रहा है। तो उनके जो नंबर है, उनके एनालिसिस है और उनसे फ़ोन पे बात करने से क्या कमियां और क्या चीज़ें नज़र आ रही है और बच्चा इन 18 से 20 दिनों में क्या करे जिससे उसका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। ठीक है, अपन देखते हैं सबसे पहले जो समस्या आ रही है वो बच्चों को क्या आ रही है। इसकी पीडीएफ जो है भूगोल यूनिट 4 का, इसकी पीडीएफ आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। आपको यहाँ पे पहले पढ़ाया जाएगा और पढ़ाते वक्त बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है, टाइपिंग करते वक्त बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है, फ्लो में पढ़ा रहे होते तो बोलने में भी गलती हो जाती है। तो उन सारी त्रुटियों को सुधारने के उपरांत ही इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर प्राप्त होगी। ठीक है, और इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं क्या त्रुटियां आ रही है या क्या करना चाहिए। देखिए, जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, चूंकि इस बार जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम क्या था कि भाई बहुत सारे बच्चे जो है पीएससी से थोड़ा सा अपना मुंह फेर चुके थे, तैयारी को लेके उतना ज़्यादा अनुमान नहीं था, लेकिन फॉर्म तो डाला ही है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन ये बन रही है कि जो फॉर्म की संख्या है हर बार से 20 से 25% फॉर्म जो है कम आए। ठीक है, 20 से 25% फॉर्म कम आने का मतलब ये हो गया कि एक तरह का जो आपका क्या बोलते हैं उसको, आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन है उसकी मात्रा में बहुत बड़ी कमी आनी। अब ये 20 से 25% बच्चे जो हैं जिन्होंने कम फॉर्म भरे हैं, ये वो हैं जो मेरे जैसे सीनियर हैं, जिनको पीएससी की इस प्रक्रिया से थोड़ा सा इरिटेशन आ गया सच में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो यूपीएससी वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, और आउट ऑफ स्टेट वाले हैं, अगर यार एमपी का ठीक नहीं चल रहा, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट शायद कम लिया होगा, क्योंकि जिनके लिए एमपी पीएससी है और एमपी से हैं हम, तो हम लोगों के लिए तो इससे बड़ा कोई एग्जाम है नहीं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कट ऑफ में फायदा मिलेगा। दूसरा, इन 18 से 20 दिनों में आपको क्या पढ़ना है। तो मैंने देखा उन बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, भले ही वो पटवारी में लगे हुए थे, बहुत लंबे समय से तैयारी को बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, कि जो सिंगल हैंड वो पढ़ रहे थे, जो सिंगल हैंड मतलब जो चीज़ें बुक्स वो पढ़ रहे थे, उन्हीं बुक्स का वो बार बार रिवीजन कर रहे हैं, नए के पीछे नहीं भाग रहे हैं, करंट के लिए 100 वीडियो यूट्यूब पे नहीं खंगाल रहे हैं, यूनिट 8 के लिए ये नहीं खंगाला कर रहे, यूनिट 9, मतलब जो ऐसा होच पोच नहीं हो रहा है, वो बच्चा सच में आगे बढ़ रहा है। रही रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज, अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले भी इसको फॉलो करते रहे हैं, तो ये एक ट्रस्टेड सीरीज है। इस सीरीज का मतलब ये नहीं ऐसे फेक, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत विद्वान है, मुझसे भी अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन इसमें प्रिडिक्टेड रूप से क्या प्रश्न आ सकते हैं वो, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है जो भी उस यूनिट में, उसका पूरा बेसिक आपका बढ़िया से कवर हो जाए। मुझे लगता है कि एक दो बार आप इन वीडियोस का रिवीजन कर लेंगे, प्लस इसके अंदर जितने भी आप मतलब जो क्वेश्चन है, तथ्य आपको अननोन लगते हैं, नए लगते हैं, उनको आप कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। प्लस आप अगर अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको लगातार देते चलेंगे। अगर टेस्ट सीरीज आप पूरी नहीं लगा पाए, ठीक है, तो भी कोई इशू नहीं है, आप टेस्ट सीरीज में से जितने टेस्ट लगा ले उतना बढ़िया। बाकी 2-4 क्वेश्चन आप उसमें से कलेक्ट करके, सेलेक्ट करके आप उसको सबमिट करके उनके जो प्रश्न है उनको अच्छे से पढ़ ले। तो मुझे लगता है कि लगभग जीएलसी के इस कंटेंट में ही 10 से 12,000 13,000 प्रश्नों का ढांचा बना हुआ है। टेस्ट सीरीज में भी मैंने क्या किया है कि जैसे कुछ टेस्ट को एमपी करंट स्पेसिफिक रखा है कि 20-25 क्वेश्चन उसके रखे, किसी टेस्ट में एमपी पॉलिटी को स्पेसिफिक रखा कि 10-12-15 क्वेश्चन उसके ज़्यादा विशेष रूप से रखे, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, और उसके डिस्क्रिप्शन में एक्स्ट्रा दे दिया। तो जिन यूनिटों में बच्चों को खतरा ज्यादा है वो हर पेपर में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फेनोमेना किया गया है। तो आपको करना बस इतना है, इस रामबाण और ब्रह्मास्त्र सीरीज को बहुत अच्छे से लगाना है, इसको बढ़िया से कवर करना है। ऐप पर जो अपनी टेस्ट सीरीज है 500 रुपये कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, ठीक है, और वहाँ से उस टेस्ट सीरीज को आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं। प्लस अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका आप बढ़िया से रिवीजन करें।
पर्टिकुलर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लगे तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा सामग्री देख सकते हैं, लेकिन इन 3 मूलभूत बातों का ध्यान में रख के आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। विजय सर का ये कार्य है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्य करते हैं वो। ज्योग्राफी यूनिट 4 अपन पढ़ेंगे, पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी ऐप पे ही मिलेगी। ऐप डाउनलोड करना GLCIS MPPSC ऐप और यहाँ से लेनी है, और फ्री पीडीएफ आप यहाँ से ले रहे हो तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप एक 5 स्टार रेटिंग का यहाँ फीडबैक जरूर देवें। इतना मूल्य तो आप चुका सकते हैं, ठीक है। ये अपने भारत की स्थिति देख लेते हैं। कभी कभी कुछ बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और आते रहे हैं MPPSC में। इस यूनिट से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। जो पुराना खिलाड़ी है MPPSC का, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में बहुत सारे प्रश्न गलत नहीं करता है। जो एक फ्रेशर और नया बच्चा इस फील्ड में आया है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ गलती कर जाता है, और कभी पुराने बच्चे भी रिविजन के अभाव में इन सब्जेक्ट्स को बहुत लंबे समय से नहीं देखने के कारण गलतियां कर लेते हैं। तो इस सीरीज में आप इन सारे फैक्टों के माध्यम से अपने इस सब्जेक्ट को पूरा कवर कर लेंगे। जैसे क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है, 8वां किसका है? प्रश्नों का स्तर बदल गया, तो 8वां स्थान किसका है? अर्जेंटीना, और पहला रूस और द्वितीय कनाडा। वे 3 राष्ट्र जो भारत के साथ स्थल एवं जल दोनों सीमा साझा करते हैं, मतलब उन देशों के नाम आपको बताने हैं जो देश भारत के साथ क्या करते हैं, स्थल एवं जल दोनों सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। क्योंकि जो हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका को आप देखेंगे कि भारत का मैप जहां पे भी आता है तो वो हमेशा श्रीलंका का मैप साथ में रहता है। तो समुद्री कानून के हिसाब से 200 जो माइल्स है, नॉटिकल मील्स है, उसकी दूरी से अधिक अगर किसी राष्ट्र की दूरी नहीं है तो आपको अपने मानचित्र पे उसको छापना पड़ेगा। इसलिए श्रीलंका का मैप हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है, ठीक है, और स्थल भाग से वो जुड़ा हुआ भी नहीं है। तो बांग्लादेश, ये देखिए आप, म्यांमार, ये देखिए, और पाकिस्तान, ये 3 देश हमें जल व स्थल दोनों सीमा से साझा करते हैं। ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम अभी वर्तमान में इंदिरा पॉइंट है। पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट व पाइथन पॉइंट भी कहा जाता था। सर क्रीक सीमा रेखा विवाद क्या है? देखो, सर क्रीक सीमा रेखा विवाद हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से है। यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है मैप में, तो ये हमारा गुजरात वाला एरिया है, और इस गुजरात वाले एरिया पे क्या है कि इसके ऊपर वाले तो 23.5 डिग्री अपनी कर्क रेखा निकल रही है, नीचे 24 डिग्री समांतर सीमा रेखा निकल रही है। कितने डिग्री? 24 डिग्री समांतर सीमा रेखा। और इसी जगह पे आता है एक जगह सर क्रीक प्लेस करके, ठीक है, जो कच्छ का रन है उसके आगे वाला भाग। तो पाकिस्तान इस 24 डिग्री समांतर सीमा रेखा को सीमा नहीं मानता है और सर क्रीक क्षेत्र को अपना बताता है। तो सर क्रीक सीमा रेखा विवाद भारत और पाकिस्तान से, प्लस 24 डिग्री समांतर सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किस ग्लेशियर को कहा जाता है? तो जो काराकोरम ग्लेशियर है वो अपने आप को मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस कारण से उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, काराकोरम रेंज या काराकोरम दर्रा, काराकोरम ग्लेशियर। भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण, देखिए भारत अफगानिस्तान से लगता है, ठीक है, ये वाली जो सीमा है हमारी पूरी अफगानिस्तान से लग रही है। यहाँ से ये जो कुछ भाग है, यहाँ से ये बीच में थोड़ा सा भाग, जियोपॉलिटिकल रूप से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो आज भी हम इस सीमा रेखा को मानते हैं और निश्चित रूप से लगता है, मतलब लगता है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। डूरंड सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। कब खींची गई है? 1896 में। कौन सी पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है? अगर आप म्यांमार का नक्शा देखेंगे, आप ये वाला, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं अराकान योमा श्रेणी। क्या बोलते हैं? अराकान योमा श्रेणी। अगर इसमें पहाड़ियों का नाम आ जाए तो ये जो मेनली पहाड़ियां हैं इसको बोलते हैं पटकाई की पहाड़ियां। अगर पहाड़ियों के रूप से टुकड़े में आ जाए तो पटकाई की पहाड़ियां, श्रृंखला की बात आ जाए तो अराकान योमा श्रेणी भारत को म्यांमार से अलग करती है। और इसकी सीमा पे स्थित जो राज्य हैं, कभी ये नाम आ जाए कि म्यांमार के साथ कौन सीमा बनाते हैं, तो उन चारों राज्यों का नाम आपको ध्यान में रखना है कि वो चारों राज्य कौन से हैं। तो वो चारों राज्य आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, आपको ध्यान रखना है, ए रू ना मम्मी। कोई क्षमा करे ये नाम किसी का हो तो केवल याद करने के लिए इसका उपयोग किया गया है, अरुणा मम्मी, ठीक है। ये चारों किससे लगते हैं? आपके म्यांमार से लगते हैं, ठीक है। अरुणा से क्या हो जाएगा? अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर और मी से मिजोरम। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि अरु से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर और मी से मिजोरम। ये चारों राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ।
पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी सीमा बनाती है। तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है किसके साथ सीमा बनाती है? हमारी श्रीलंका के साथ। काराकोरम रेंज को क्या कहते हैं? धरती का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। वाह भानु मेम वाह, बच्चे बढ़िया याद करेंगे, रहने दो। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। देखिए ये भारत है, ये हमारा पूरा भारत है, ये यूपी है, ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो ये भाग है पूरा, ये क्या है? नेपाल है। अब नेपाल और जो अपना ये पूरा यूपी और बिहार का बॉर्डर है, यहां से कौन सी नदी है जो सीमा बनाती हुई बहती है? तो सीमा बनाती हुई बहती है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका के बाद निकटतम पड़ोसी देश, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता डिस्टेंस के मामले में, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इस प्रश्न को। इंडोनेशिया है कि कोई और देश है? क्योंकि अगर पूर्वी भारत में पूछा जाता तो फिर बात अलग होती, क्योंकि अंडमान निकोबार से इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा पास आ जाता है। हमें मैप में क्या होता है कि बेलनाकार मैप होने की वजह से ऐसा लगता है, एक्चुअल सिचुएशन में पूर्वी अगर पड़ोसी देखें तो इंडोनेशिया ही है, और अगर पश्चिमी में देखें तो फिर मालदीव हो जाएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे? 5.5 घंटे। ये आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं। ये अपनी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। पृथ्वी की जो मानक, अपने भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। कितना? 4 मिनट का। तो जब ग्रीनविच जो है उसके पूर्व में हम आगे बढ़ेंगे तो 82.5 डिग्री क्या रह जाएगा? 4 से जब इसको गुणा करेंगे तो समय आएगा 330 मिनट या 5.5 घंटे। तो जो ग्रीनविच रेखा पर जो समय है उससे हमारा समय कितना आगे चलता है? 5.5 घंटे प्लस चलेगा। मतलब इस वक्त अगर मान लो शाम की 9 बज, रात की 9 बज रही है, तो वो लोग हमसे कितने पीछे हैं? 5.5 घंटे। मतलब वहां पे दिन की चाय पी रहे होंगे वो लोग अभी 2:30 बजे की। अगला, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये तो याद करवा देंगे अभी, ये पहले याद कर लो। यूपी, एमपी, सीजी, एपी और उड़ीसा। कितने? 5 राज्य से? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 5 राज्य से गुजरती है। कैसे? ये देखो आप, ये 82.5 समय रेखा जा रही है, यहां से देखो आप, ये इस तरीके से, ये 82.5 मैप लगा हुआ है। ये आपका यूपी, ये आपका एमपी, ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा और ये आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, ये इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा को कैसे याद करना है? मैंने तो ऐसे, आपको जैसा याद लगे आप ऐसे याद रखना। मैंने ऐसे याद रखा इसको, गुजरा में छाजा पंडित टीमी, छाजा पंडित टीमी। बस मैंने ऐसे याद कर रखा, मेरे बच्चों को इसी तरह से याद करवाया मैंने, आप भी मेरे विद्यार्थी हैं। 8 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य गुजरात, गुजरात के बाद दूसरा राज्य जहां से गुजरती है राजस्थान, में से मेरा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल, पंडित से पश्चिमी बंगाल ही बनेगा, पश्चिमी बंगाल, ती से त्रिपुरा और मी से मिजोरम राज्य ही बनेगा। इधर का आप बनाओगे तो ये मिजोरम। ये 8 राज्य है जहां से क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात में छाजा पंडित टीमी। अगर मेरी आवाज सही से आ रही तो आप कॉपी में लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से। इसको ये भी बोल सकते हैं, भारत का भौगोलिक रूप से 2 भागों में विभाजन करने वाली रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, अब भारतीय उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट इंडिया जो कहते हैं, उनमें किन देशों को गिना जाता है? तो देखिए 2 देश तो जो हमसे अलग हुए, पाकिस्तान और भारत, और नेपाल भूटान। क्योंकि नेपाल भूटान को अगर आप देखेंगे तो नेपाल भूटान वाला जो भाग है ये इस तरीके से, ये पूरा, ये नेपाल, भूटान, ये आपका बांग्लादेश, ये पाकिस्तान और हमारा भारत, ये पांचों मिलाकर क्या कहलाते हैं? सब कॉन्टिनेंट। ये पढ़ते बहुत है लेकिन एग्जाम में आ जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि चीन को लेना है कि नहीं लेना, श्रीलंका को लेना है कि नहीं लेना है, ध्यान रखना है। अगला, सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है। तो देखिए यहां पे अपन मैप देख लेते हैं एक बार। ये आपका सिक्किम, ये पूरा सिक्किम। अगर अपन देखेंगे तो इस तरफ से नेपाल छू रहा है, इस तरफ से आप देखेंगे तो भूटान छू रहा है, और इस तरफ से देखेंगे तो चीन छू रहा है।
तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो इन तीनों भू सामरिक देशों से क्या करता है, अपनी सीमा बनाता है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। जैसे कश्मीर है, वैसे जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जैविक कृषि 100% अपनाने वाला पहला राज्य भी कौन सा है, हमारा सिक्किम। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, कमेंट करके बता दो। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा, इससे आप याद रख सकते हैं। यागुपा दर्रा जो है के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश कहां से करती है, यांगपा दर्रा, अरुणाचल असम का जो पार्ट है यहां से। और भारत में इसको जब ये प्रवेश करती है तो किस नाम से जाना जाता है वो भी सब देखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, जवार सुरंग जो है कश्मीर में स्थित है। ये कौन से दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। जवार सुरंग जो आपका श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने का काम करती है, कौन से दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग पर मैदान है और 10.7% भाग पर उच्च पर्वत है। मतलब अब इंडिया के हिसाब से देख रहे हैं तो हमारे यहाँ मैदानों की मात्रा अधिक है 43%, और उच्च पर्वत क्षेत्र जो है 10.7, पहाड़ियां नहीं गिनी गई इसमें। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय है वहां पे कभी 33 समुद्र हुआ करता था। देखिए ऐसा, ये भी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे जो ये भारत वाला पार्ट है, ये ऐसे, ये अपन बात कर रहे हैं आज से लगभग 100 करोड़ साल पहले की, ऐसे एक तरह से ये भाग, ठीक है। और ये आज से लगभग प्री कैम्ब्रियन ईरा के आसपास ये वाला भाग खाली था। यहाँ था टेथिस सागर, और ऊपर वाला जो भाग है ये यूरेशियन प्लेट चल रही है, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो किस तरफ आगे बढ़ रहा है, इस तरफ। वर्तमान दिशा के संदर्भ में देखें तो उत्तर पूर्व की ओर। तो यहाँ जो टेथिस सागर है, यहाँ के जो अवसाद है वो अवसाद जब जमने लगे, ये अवसाद जब जमने लगे, ये वाला पूरा पार्ट, तो इस पार्ट में क्या हुआ, भूगर्भिक प्रक्रियाएं हुई, और इन प्रक्रियाओं से क्या हुआ, हिमालय पर्वतमाला कब बना, प्लीस्टोसिन युग के दौरान। टेथिस नामक जो समुद्र था उसमें जो जमाव थे वो कोबर के सिद्धांत के अनुसार जब वो उच्च होते हैं या ऊपर उठने लगे या उत्थान होने लगा तो उससे क्या हुआ, हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। तो थोड़ा सा सिंपल से चीजें ध्यान में रखनी है आप लोगों को, बहुत ज्यादा चीजें भी ध्यान में नहीं रखनी है। अब टेथिस से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहीं पे कवर करवा देते हैं। वेगनर ने बताया ये अपनी अर्थ, ये स्थल भाग, चारों तरफ पानी, ये पानी, इसका नाम दिया पानी वाले का भाग पेंथालासा, स्थलीय भाग को बोला उसने पेंजिया, पेंजिया के बीच में आपका क्या था, टेथिस सागर, ठीक है। इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अब टेथिस सागर का वर्तमान अवशेष कहाँ मिलता है, टेथिस सागर का वर्तमान अवशेष आपको मिलता है भूमध्य सागर के रूप में। जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ठीक है, वो वर्तमान में किसका अवशेष है, टेथिस सागर। जहां आज थार का मरुस्थल है और जहां उत्तर का मैदान है और हिमालय है, ये तीनों भूभागों पर पहले कभी क्या हुआ करता था, टेथिस भूसन्निधि या टेथिस सागर। तो ये ध्यान में रखना, वर्तमान में टेथिस सागर का अवशेष भूमध्य सागर, थार का मरुस्थल, उत्तर का विशाल मैदान और हिमालय, ये पूरा क्षेत्र भी टेथिस सागर में ही था। आगे हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत, तो हिमालय से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन जो आधुनिक रूप से थ्योरी देते हैं 1960-70 के दशक में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया जो इसकी अच्छे से व्याख्या करता है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 गोडविन ऑस्टिन। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है जहां जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान मतलब क्या होता है, केसर। जाफरान शब्द बहुत बड़ा यूज किया है, केसर की खेती की जाती है। और करेवा क्या है, मतलब कश्मीर के अंदर जो कुछ कुछ मैदानी भाग मिलता है उसको मर्ग, मतलब जो उच्च भागों के हैं मैदान उसको मर्ग, और जो निम्न भागों में मैदान मिलते हैं उसको करेवा कहते हैं। तो करेवा और मर्ग के मैदान कश्मीर हिमालय में मिलते हैं। ये पीएससी प्री 2021 या 20 में क्वेश्चन आ चुका है। और ये किसकी खेती के लिए की जाती है, जाफरान की खेती के लिए। अब क्वेश्चन आ जाएगा, कश्मीर में केसर की खेती के लिए कौन से मैदान प्रसिद्ध है, करेवा के मैदान, केसर करेवा। मर्ग क्या है, तो ये भी मैदानी भाग है, गुलमर्ग सोनमर्ग, इस तरीके से। केसर की खेती में प्रथम कौन है, कश्मीर राज्य ही है, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ही है। जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा जास्कर, फोटुला जास्कर, प्योंग और तोसुमिरी खारे जल की दो जिले जो कश्मीर में स्थित है, जो भी है जिलों के नाम पढ़ लीजिएगा। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा जैसे तीर्थ स्थल उत्तर पश्चिम हिमालय में है। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया,
भौगोलिक ज्ञान के परीक्षण के रूप में एमपीपीएससी का ऐसा पेपर कभी नहीं हुआ जब उसने 2-3 क्वेश्चन दिशाओं से संबंधित नहीं पूछे हो, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे भारत के ज्योग्राफी में, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे क्या करना, मैप बहुत अच्छे से देखना है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा जैसे तीर्थ स्थल, तो वैष्णो देवी और अमरनाथ जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ है, ये अपना भारत, महान भारत, ठीक है। ये आपका जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ वाला भाग। अगर यहाँ हिमालय देखें तो अपन क्या हो जाएगा, मान हिमालय वाला भाग। तो ऐसे अगर अपन डायरेक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, उत्तर। और हिमालय का अगर विभाजन करें ऐसे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो उत्तरी पश्चिमी भाग में तो माँ वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा बाबा की जो है ये किस हिमालय के क्षेत्र में आती है, उत्तरी पश्चिमी हिमालय में आती है। फिर वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई, वृहद हिमालय या महान हिमालय 6000 मीटर औसत ऊंचा है। और विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है हाइट में, वो भी कौन सी मानी जाती है, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के पर्वत शिखर मेनली कौन कौन से हैं, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा व कामेत। लघु हिमालय को मध्य हिमालय एवं हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। लघु हिमालय को देखो, ये भी एक बार समझा देता हूं। ये आपका मान हिमालय, ठीक है, थोड़ा और बढ़िया से डीप से समझाते हैं इसको। ये आपका महान हिमालय, इसके बीच में ये आपका मध्य हिमालय, और इधर वाला भाग जो है आपका कौन सा है, ट्रांस हिमालय। चाइना तिब्बत वाला पार्ट जो आपका आ रहा है ट्रांस हिमालय। अब क्या होता है, एक पर्वत में जब भू संचलन काम करते हैं, फोर्स काम करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि बीच में एक जगह ऐसी होती है, क्योंकि ये संपीड़न मूलक बलों से बना है। किससे, संपीड़न मूलक, वलनकारी बलों से। एक वलित पर्वत है, तो संपीड़न मूलक बलों में क्या रहता है, जब दोनों तरफ से बल लगता है तो बीच में एक भाग ऐसा होता है जहां पे बल शून्य लगता है, लेकिन वो भाग उत्थान तो करता है। तो ऐसे हिमालय में भी हुआ, तो यहाँ उत्थान तो हुआ लेकिन बीच वाले भाग में फोल्ड नहीं पड़े। तो ये आपका क्या बन गया, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। इसके इधर वाला जो भाग है ये क्या बना, दूसरे उत्थानों में ट्रांस हिमालय, ये मध्य हिमालय जिसे हम लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। इसके नीचे जो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है उसको बोलते हैं शिवालिक। अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब इसके अलावा कुछ और भाग भी आता है। हिमालय का जो भाग अपने क्या बोलते हैं अफगानिस्तान में है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, हिंदू कुश, ठीक है। और यहीं पे क्या स्थित है, हिंदू कुश पर्वतमाला में खैबर दर्रा है। सिकंदर को ले लो आप, बाबर को ले लो, ये भारत किस दर्रे से आए थे, खैबर दर्रे से ही भारत आए थे, ठीक है। तो ये खैबर दर्रा विश्व प्रसिद्ध इतिहास का जो रहा है वो कहाँ है, हिंदू कुश पर्वतमाला, अफगानिस्तान। फिर उसके अलावा सुलेमान, किरथर, ये भी हिमालय के भाग, हिमालय तो है लेकिन ये सुलेमान और किरथर थोड़े मध्य भूमि पे है खंडित रूपों में। ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के अंदर। और जो सुलेमान और किरथर श्रेणी है ये नमक के लिए प्रसिद्ध है। जो सेंधा नमक अपन खाते हैं मेनली वो सुलेमान किरथर से आता है, खैर हमारे भारत में भी उत्पादित होता है, ठीक है। लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल व पय्यार कहते हैं। अब देखिए इसको भी समझ लीजिए आप। लघु हिमालय जो है उसमें अल्पाइन चारागाह है, ये अल्पाइन श्रेणी बांटी गई, इसको इतना डीप से अभी नहीं समझाया जा सकता है। कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पय्यार कहते हैं। कश्मीर, जो कश्मीर है इसमें इनको क्या कहते हैं, मर्ग, और जो उच्च हैं उनको क्या कहते हैं, केरवा, ठीक है, मैदानी भाग। अब आपका क्या हो गया, आपका ये उत्तराखंड, उत्तराखंड में इसको बुग्याल या पय्यार कहते हैं। ऐसे ही शिवालिक श्रेणी के अंदर जो मैदान बनते हैं निम्न भागों में, उसको पंजाब में क्या कहा जाता है, तो पंजाब में उनको कहा जाता है बेट। क्या कहा जाता है, बेट। कश्मीर में केरवा मर्ग याद रखना है, उत्तराखंड में बुग्याल पय्यार ध्यान में रखना है, और पंजाब में आपको बेट ध्यान में रखना है। जी साथियों, तो अपनी जो बात चल रही थी वो किस पे चल रही थी, केरवा मर्ग वगैरह इन चीज़ों पे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगर वो अल्पाइन श्रेणी के मैदान के बारे में आपको समझना, तो ऐसा है कि वहाँ पे घास बहुत कम तरह की रहती है ना। आगे पढ़ेंगे अपन अल्पाइन श्रेणी जो है वो भी कहाँ विस्तृत है, अगले पेज पे चलते हैं अपन लोग। अब ये देखिए वृहद हिमालय की घाटियों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। वृहद हिमालय की जो घाटियां हैं उसमें कौन सी जनजाति रहती है, भोटिया जनजाति। कौन सी, भोटिया। इसे पहाड़ी जनजाति भी कहा जाता है। कुछ मात्रा में उत्तराखंड और यहाँ से लेकर जो आपका सिक्किम तक का भाग है उसके मध्य में, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल वाला भाग जो है वो विशेष रूप से, लेकिन केवल यहाँ पे ज्योग्राफिकल रूप से ध्यान में रखना, राज्य के अनुसार अभी याद नहीं करना है आपको। केवल करना इतना सा है
कि रामबाण और ब्रह्मास्त्र के साथ अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको लगानी है बेटा। मेरा कहना मानो, ऐप डाउनलोड करो और टेस्ट सीरीज लगाओ। नंबरों पे वहां फोकस नहीं करना, आपको केवल उन प्रश्नों को आत्मसात करना है। इसका लाभ आपको प्री में वहां पे एग्जाम देते वक्त मिलेगा। अगला फैक्ट अपन देखते हैं, लघु हिमालय और शिवालिक से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होती है। मतलब यहां जो है वो बात क्या कह रहा है, लघु हिमालय व शिवालिक को अलग करता है, उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री फोल्ड। क्या कहते हैं, बाउंड्री फोल्ड। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं उन्हें पश्चिम में दून या द्वार कहते हैं। जो पश्चिम है उसमें दून या द्वार, और जो इधर पूर्व है वहां पे क्या, वो बाद में देखेंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1727 मीटर। कहाँ आती है ये, सिरोही में, और सिरोही के अंदर गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। और दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत की सर्वोच्च चोटियों के बाद अगर मध्य भारत में सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो अरावली की जो चोटी है गुरु शिखर, यही सबसे ऊंची है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अब क्वेश्चन ये आ जाए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा नर्मदा सीमा बनाती है। इसी के पैरेलल आप देखेंगे थोड़ा सा बाद में ऊपर उठ जाती है विंध्याचल पर्वत। तो पर्वतमाला के रूप में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है विंध्याचल पर्वतमाला। मेकल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो मेकल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। मेकल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत। नर्मदा और ताप्ती दोनों किसमें बहती है, ब्रंश घाटियों में। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर पे विस्तृत है। अब देखिए ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह आपका पश्चिमी घाट, ये ठीक है। अब ये और इधर वाला भाग ये पूर्वी घाट, ठीक है। जो थोड़ा सा मैप है ये स्केल पर नहीं है, ऐसी किसी त्रुटि के लिए आप क्षमा करें। इसके अगर विभाजन करें तो दो विभाजन ऐसे हो जाते हैं। जो गोवा तक का भाग है, यहाँ तक का भाग, ये कहलाता है कोंकण तट। और गोवा से लेकर ये आपका जो केरल वाला पूरा पार्ट है, यहाँ तक ये आपका क्या कहलाता है, मालाबार तट। अगर यहाँ से ये नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर और ये अपना जो उड़ीसा का दक्षिणी भाग है वहाँ तक अगर लेके आ जाए तो ये पहला पूरा भाग क्या कहलाता है, कोरोमंडल। और उड़ीसा और इसके आगे का जो ये पूरा भाग है ये आपका क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी के हिसाब से, जैवों के हिसाब से, बायोम के हिसाब से सबसे ज्यादा तप्त स्थल माने जाते हैं, तो दो तप्त स्थल माने जाते हैं, पश्चिमी घाट या सह्याद्री प्लस पश्चिमी हिमालय, सॉरी पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट, सह्याद्री व पूर्वी हिमालय सबसे तप्त स्थल माने जाते हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। अब ये थोड़ा सा एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन कि कौन सी अक्षांश रेखा सह्याद्री या पश्चिमी घाट को अलग करती है, दो भागों में विभाजित करती है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कलसूबाई 1664 मीटर। थाल घाट दर्रा नासिक से मुंबई तक, देखो प्रत्येक थाली वार जो खाना मिलता है वो नासिक मुंबई के बीच में थाली वाइज खाना मिलता है, भरपेट थाली। थाल घाट नासिक से मुंबई के बीच। भोर घाट, अब मुंबई से आप निकले पुणे तक जाओगे तब तक भोर हो जाएगी, मुंबई से पुणे में भोर हो जाएगी, भोर घाट। और एक और कहाँ चला गया, पाल घाट, केरल तमिलनाडु, वो आगे देख लीजिएगा। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन का पठार मतलब हमारे जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का आगे का भाग है वो विदर्भ कहलाता है। नीलगिरी की पहाड़ी भी एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, वो भी एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा या दोदा बेटा, बोथ आर। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर से, उटकमंड जो है ये एक फेमस पर्यटन स्थल है। उटकमंड कहाँ आता है, नीलगिरी पहाड़ी पे। पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है, तो आप देख रहे होंगे नीलगिरी। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। दक्षिण से इलायची की पहाड़ियां, ठीक है, उत्तर से अनामलई की पहाड़ियां और पूर्व से पालनी की पहाड़ियां। मतलब देखिए, पूर्व से पालनी की पहाड़ियां आती है, उत्तर से अनामलई की पहाड़ियां और दक्षिण से इलायची की पहाड़ियां। और अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी है, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं अपन लोग। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु की पालनी पहाड़ियों में आता है। तो कोडाई कनाल पर्यटन स्थल किस पहाड़ी में आता है, पालनी की पहाड़ियां। पालनी की पहाड़ियां कहाँ है, तमिलनाडु। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है, तो कन्याकुमारी से लेके आपका जो कृष्णा तक का तट है ये कहलाता है कोरोमंडल। जो आंध्र प्रदेश तक का भाग आ जाता है, विशाखापट्टनम तक का भाग आ जाता है, कोरोमंडल। कृष्णा डेल से गोदावरी डेल्टा तक का भाग क्या कहलाता है, गोलकुंडा। मतलब इनके छोटे छोटे नाम भी हैं।
जैसे आप देखेंगे भड़ोच वाला पार्ट जो है उसका नाम अलग देखेंगे, काठियावाड़ तट वगैरह। तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा का जो पार्ट इसको बोलते हैं गोलकुंडा तट, और गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग ये पूरा उत्तरी सरकार तट कहलाता है। एनोर बंदरगाह, बंदरगाह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तमिलनाडु सबसे ज्यादा बंदरगाह जो है बड़े बंदरगाहों में 3 बंदरगाह कहाँ आते हैं? तमिलनाडु राज्य में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा फेमस है, प्राचीन काल में फेमस था। यहाँ पे भी क्वेश्चन एक बनता है हिस्टोरिकल क्वेश्चन। पुलिकट झील चेन्नई, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। जो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा है ये प्राचीन काल में लौंग के व्यापार के लिए और अन्य व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और वर्तमान में पारादीप बंदरगाह जो है वो जापान में जो लो अयस्क जाता है उसके लिए फेमस है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई साल द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नावांशेवा बंदरगाह मुंबई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप क्या करता है? लैंडफॉल द्वीप कहलाता है। जो अंडमान निकोबार है इसका सबसे उत्तरी बिंदु लैंडफॉल। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी की आदत रही है दक्षिणी अंडमान में। सुंदरवन का डेल्टा मतलब मैंग्रोव या सुंदरी वनस्पति जो है, हाँ ये एक करेक्शन था। पुलिकट जो झील है, कहीं कहीं आप आंध्र प्रदेश पढ़ते, कहीं कहीं तमिलनाडु पढ़ते हैं। तो देखो पुलिकट झील जो है उसकी लोकेशन ऐसी है, इसका मैक्सिमम भाग आंध्र प्रदेश में आता है, कुछ भाग तमिलनाडु में आता है, तो वो कंफ्यूजन आप ना रखें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं सुंदरवन डेल्टा या मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव इसको क्या क्या नाम बोलते हैं, ये नाम से बड़ा परेशान कर देता है। यूपीएससी की हिंदी जो आती है वो बड़ी खतरनाक आती है, वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। जो मैंग्रोव वन है इनको सुंदरी वन कहते हैं। यूपीएससी और राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के पेपर आते हैं, वहाँ पे सुंदरी भी नहीं लिखा था, गरान वनस्पति लिखा आता है। अपने को एमपी में तीनों चीज़ें ध्यान रखनी, कहाँ से अपन इंस्पायर हो जाएं। गरान वनस्पति, सुंदरी वनस्पति या मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं श्रीहरिकोटा एक प्रवाल भित्ति या आपका क्या बोलते हैं कोरल रीफ आइलैंड है। तो श्रीहरिकोटा जो है हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी, वो हमारी जो रक्षा अनुसंधान है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। अब प्रवाल द्वीप जो है वो सारे कहाँ मिलते हैं? आपको लक्षद्वीप में मिलते हैं, लक्षद्वीप समूह जो है वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन श्रीहरिकोटा भी क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को कौन अलग करता है? डंकन, मतलब डंकन पास किसके बीच में? दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान। 9 डिग्री चैनल कवारत्ती व मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? कवारत्ती व मिनिकॉय को। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप ये कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में, और मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच। बेरन एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कहाँ स्थित है? निकोबार में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है इससे हमारे भारत में। बेरन ज्वालामुखी, निकोबार द्वीप समूह। नारकोंडम भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम भी इसी जगह आता है, लेकिन ये किस में आता है? सुषुप्त में। सक्रिय में बेरन। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ओंड्रेट। कौन सा है? ओंड्रेट। लक्षद्वीप क्या है? एक एटोल या प्रवाल द्वीप है। इसको क्या एटोल भी बोलते हैं, प्रवाल भी बोलते हैं, कोरल रीफ भी बोलते हैं। एटोल ये एक थ्योरी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो आपका ये लक्षद्वीप है ये सारे मूंगे की चट्टानों से बने हुए हैं। लक्षद्वीप के जितने भी ये द्वीप बने हुए हैं ये सारे किससे बने हुए हैं? मूंगे की चट्टानों से। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील से। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है? दिबांग, लोहित, सुबनश्री, मानस, धनसिरी, तिस्ता। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी लूणी। वैसे तो बहुत सारी है अंतर्वाही नदियां, लेकिन अंतर्वाही नदियां क्या होती है? वे नदियां जो अपना जल सागर में ना ले जाकर रेत के दौरों में ही समाप्त हो जाती है, इतनी जल मात्रा उनमें नहीं होती है, ऐसी नदियों को अंतर्वाही नहीं दिया जाता है। अंतर्वाही नदियों में सबसे बड़ी नदी जो आती है वो आती है लूणी। और ये एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन प्री में। आपको लग रहा होगा कि ये राजस्थान की नदी कैसे है, लेकिन हमने एमपीपीएससी प्री में अभी तक पूछ चुका है पहले। लूणी नदी या लूनी नदी ये कहाँ से निकलती? आना सागर, नाग पहाड़, अजमेर से निकलती है और थार के दौरों में जाकर विलुप्त हो जाती है। ऐसे क्या होता है? एक ऐसी हिमालयी नदी बताई जो राजस्थान के थार के मरुस्थल में बहती है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हिमालयी नदी और थार के मरुस्थल में, लेकिन ऐसी नदी है। जो गग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती है? आपकी शिवालिक से। और गग्गर नदी निकल कर कहाँ आती है? आपके ये कालीबंगा इसी के किनारे स्थित है। पौराणिक काल में इस गग्गर को द्वंशदती कहते थे और ये भी एक अंतःप्रवाही नदी है। बारिश के दिनों में इसमें जब पानी बढ़ जाता है गग्गर नदी में तो ये अपना प्रवाह पाकिस्तान तक लेकर चली जाती है। और पाकिस्तान में गग्गर नदी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हकरा। क्या कहा जाता है? हकरा।
आगे देखते हैं, कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये कर्नाटक में घाटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है। मेन ध्यान रखना, तुंगभद्रा किसकी सहायक है? कृष्णा की। दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी नदी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो नहीं है, वो आगे आएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? कावेरी नदी पर। उमियम झील मेघालय में, उमियम झील कहाँ स्थित है? मेघालय। हुगली नदी गंगा नदी की ही एक शाखा है, एक ब्रांच अलग हो जाती है, उसको हुगली नदी कहते हैं। और इस हुगली नदी पर एक क्या बनाया गया? बांध भी बनाया गया है। और ये बांध किस प्रकार का है? जब ज्वार आ जाता है तो उसमें पानी भर जाता है और गेट लगा दिए जाते हैं। जब भाटा आता है तो उस स्थिति में जब जहाजों को उतारना होता है तो इसके गेट खोल दिए जाते हैं, ताकि जहाज जो पानी अपने स्टॉक कर रखा था उसके द्वारा सीधे कहाँ चला जाए? समुद्र में। तो हुगली पर एक विशेष कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है। ये गंगा नदी की एक शाखा है। जहां से गंगा का उद्गम होता है वह गंगा को प्रारंभ में क्या कहते हैं? भागीरथी। अलकनंदा व पिंडार नदी का संगम क्या कहलाता? कर्णप्रयाग। 2013-14 से लेके 2016-17 के 18 तक क्या हुआ? ये जितने भी ये आपके संगम है, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इनसे एमपीपीएससी बार बार हर साल एक क्वेश्चन पूछता रहा। तो ये सारे आप जितने भी कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सारे आपको याद करने, जितने हम ले सकते थे उतने तो लिए हैं। अलकनंदा व पिंडार का संगम कर्णप्रयाग। अब देखो, जैसे जो दान करने वाला था वो कौन था? कर्ण। उससे आपको याद में रखना है। अलकनंदा के साथ कौन सी नदी आती है? पिंडार। अपी कर्ण, याद रख लीजिएगा, अपी कर्ण, अलकनंदा, पिंडार। गंगा नदी का नाम कहाँ होता? गंगा देवप्रयाग में। और कौन सी दो नदियां मिलती है देवप्रयाग में? अलकनंदा व भागीरथी। और इसी सम्मिलित शाखा को आगे जाकर क्या कहा जाता है? गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। बराक मेघना की सहायक नदी। अब बराक किसकी सहायक नदी है? मेघना की। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज, और आपको अगर आनंद आ रहा है तो बिल्कुल आना चाहिए। ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो आप हमारे रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज से पूरा रिवीजन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने पर आपको इसकी पूरी सीरीज मिल जाएगी। साथ ही इसके साथ आपको केवल जो काम करना वो क्या करना है? GLC IAS MPPSC ऐप पर हमारी जो टेस्ट सीरीज उसको लगाना है। अभी तक जो आपने पढ़ा उसका आप रिवीजन कर लो, प्लस रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज को अच्छे से पढ़ लो। और तीसरा, अभी ऐप डाउनलोड करो और तत्काल से टेस्ट सीरीज में एनरोल करो। सिंधु नदी जल समझौता किसके साथ हुआ? पाकिस्तान के साथ हुआ। नदियों के मामले में ऐसा नियम है अंतर्राष्ट्रीय कानून कि जहां जहां उसका प्रवाह है उसके हिसाब से उसके जल का विभाजन होगा। भारत चाहता तो इसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन हम शुरू से शांति और समझौते में विश्वास रखते हैं कि भाई हम किसी का जो है मतलब बुरा नहीं करेंगे। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ। इसके तहत क्या हुआ कि जो सिंधु प्रणाली है उसका 80% जल जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% जल जो है हम भारत के लिए उपयोग में करेंगे। 80-20 का बंटवारा। बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा तथा मेघना के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी पर कौन सा बांध है? तिहाई मुख बांध स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कहाँ आती है? ये आपका कश्मीर, लक्षद्वीप, जो कश्मीर वाला जो पार्ट है उसमें। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। डिडमाना झील, प्लाया झील का उदाहरण। अभी प्लाया क्या है ये भी समझ लो, क्योंकि प्लाया से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, हमारी पृथ्वी पे दो तरह के बल काम करते हैं, एक अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो पृथ्वी के अंदर एंड्रोजेनिक बोलते होंगे उनको शायद, ठीक है। तो वो जो बल रहते हैं वो क्या करते हैं? विषमताएं पैदा करते हैं, असमानताएं पैदा करते हैं। धरातल पे क्या होता है? ऊंचे नीचे भाग बनते हैं, जिनको उच्चावच कहते हैं अपन। पर्वत, पठार, खाइयाँ, मैदान, इस तरीके से समझ लीजिए आप, ठीक है। बहिर्जात बल क्या करते हैं? जो ये विषमताएं हैं, असमानताएं हैं, पर्वत पठार है, इनको काटने का, अप्रदन का काम करते हैं। ये दो बल हो गए, अंतर्जात और बहिर्जात बल। बहिर्जात बल जो हैं वो 3 तरीके से काम करते हैं। पहला काम करते हैं अपर्दन का। अपर्दन का मतलब होता है इरोजन या कटाव का कार्य करते हैं। और अपर्दन को क्या कहते हैं? मिट्टियों की रेंगती हुई मौत भी कहते हैं, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत वहां से हट जाती है। दूसरा काम ये क्या करते हैं? परिवहन। जैसे अपर्दन किया है तो वहां से जो मटेरियल है उस मटेरियल को कहीं लेके जाएंगे। और तीसरा काम करते हैं निक्षेप या डिपॉजिट। जो उन्होंने उठाया वो कहीं ना कहीं तो जाके जमेगा। जैसे कोई मिट्टी की परत उठी तो कहीं ना कहीं जाके जमेगी। जो अपर्दन हुआ है, कटाव हुआ है, उससे कोई भूस्वरूप बनेगा। इस भूस्वरूप का एक अलग नाम होगा। निक्षेप होने से जो भूस्वरूप बना उसका नाम अलग होगा। तो जो वायु है, हवाएं हैं, उनकी वजह से क्या होता है? जब अपर्दन की क्रिया चलती है तो कैसी झील बनती है? प्लाया।
कैसी झील बनती है? प्लाया झील। अब थार का मरुस्थल है, वहां पे वायु द्वारा जो अपर्दन है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो वायु अपर्दन के कारण वहां पे प्लाया झीलें बहुत सारी है, डीडवाना, कुचामन और भी बहुत सारी छोटी छोटी झीलें हैं। ठीक है, और ये झीलें किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सांबर जो है वो भी एक प्लाया झील का बड़ा रूप है। ठीक है, ये सारी झीलें कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब लोनार झील के बारे में ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी निर्मित झील है या उल्काश में द्वारा बनी हुई झील है। ठीक है, लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र। एमपीपीएससी अभी तक पूछ चुका है, दोनों पूछ चुका है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब ये बहुत बढ़िया भानु में बहुत शानदार लिया, ये एक नंबर फैक्ट। लोकटक झील कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में। और किसके लिए? पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो 7 बहने, उसमें सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है? लोकटक। किस राज्य में है? कमेंट कर दो। लोकटक झील केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब यहाँ पे जो राज्य है वो मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील में है? लोकटक झील। राज्य कमेंट में आपको बताना। वेम्बनाथ झील कहाँ है? केरल में, पीएससी पूछ चुका है। पुलिकट झील क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगुन झील है। अब लेगुन झील क्या होती है ये भी थोड़ा समझ लो। देखो क्या रहता है, जैसे मान लो ये अपना समुद्री भाग है, ठीक है, ये ऐसे। अब इस समुद्री भाग में क्या है, जैसे ज्वार आया, ज्वार का मतलब पानी जब ऊपर उठा तो वो अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट और अवसाद लेके आता है। जब भाटा आता है तो वो डिपॉजिट को यहीं पे छोड़ता हुआ चलता है और प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं एक तरीके से, और ज्वार का पानी बार बार प्रवेश करता रहता, आता रहता। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसे आती है, पानी नीचे से तो गमन कर सकता है लेकिन ऊपर से पानी का गमन नहीं होता, एक स्थिर झील के रूप में दिखता है। तो समुद्र तटवर्ती भागों पर बनने वाली ये खारी झीलें रहती हैं जो स्थलीय भूभागों का पूरी सीमांकन कर लेती है। ठीक है, तो ऐसी झील को अपन क्या कहते हैं? लेगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं? लेगून झील। और भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। चिल्का झील, उड़ीसा। ठीक है, और दूसरी जो बड़ी लेगून झील है वो कौन सी है? पुलिकट। पहली तो पता है, अब दूसरी पूछने लग जाए। कुचिकल जो जलप्रपात है वो कहाँ आता है? कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में वराही नदी पर आता है। होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं जिनसे वर्षा होती है उन्हें पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? अब देखिए, जैसे विश्व स्तर की पवनें हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में है, कम से कम उनका नाम तो ध्यान रहे। तो ग्रीष्म ऋतु में जो पूर्वी भारत में चलती है उससे क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। बंगाल में काल बैसाखी, क्योंकि बंगाल में ये बंगाल की खाड़ी और आगे का जो पूरा हिंद महासागर का भाग है, यहाँ से चक्रवात आते हैं और बंगाल में ये बारिश करते काल बैसाखी। ठीक है, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर। कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम, और जो आपका चेरी ब्लॉसम, और तमिलनाडु वो अलग चीज़ हो गई। ये एक चीज़ मैं एक साथ ही समझा देता हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा लिखने में गलत हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ऋतु ग्रीष्म काल लिख दी और वहाँ आगे चीज़ें सारी मिक्स हो गई। लौटता हुआ जो मानसून है उससे जो बारिश होती है उसकी शाखाएं बनती हैं। ठीक है, और इसी समय क्या रहता है? कुछ चक्रवाती वर्षाएं भी होती है। तो ये चक्रवाती वर्षाएं तो इस वाले एरिया में होती है। ठीक है, और लौटते हुए मान से जो बारिश होती है वो इस प्रकार से होती है। अब पूर्वी भारत, जैसे ये वाला पूरा संक्रमण बनता है तो पूर्वी भारत में इसको क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। बंगाल वाले भाग में इसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी। ठीक है, और ये लौटते हुए मानसून से जो कर्नाटक में वर्षा होती है जो कॉफी की खेती के लिए बढ़िया रहती है, इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। ठीक है, और तमिलनाडु वाले भाग में ये आम के लिए अच्छी रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैंगो शावर। क्या बोलते हैं? मैंगो शावर। ध्यान में रहेगा, मैंगो शावर तमिलनाडु, चेरी ब्लॉसम कॉफी की खेती के लिए कर्नाटक, काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल, नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में अधिकांश वर्षा कहां से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। इस डेटा में अगर कोई आपको ऊपर नीचे लग रहा हो तो आप देख सकते हैं, मुझे तो ऊपर नीचे पक्का लग रहा है। ठीक है, तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से काफी कम वर्षा होती है। अब देखो ये समझ लो, ये थोड़ा मैप पे समझ लो वृष्टि छाया प्रदेश कैसे है, कि तमिलनाडु के पश्चिमी घाट जो है वहाँ के वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र पड़ता है, इसलिए यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से काफ़ी कम वर्षा होती है। जैसे मान लो कोई ये एक पर्वतीय भाग है, जैसे आप ये मान लो अरावली।
अब अरावली वृष्टि छाया प्रदेश तो बनाता है लेकिन पूर्वी राजस्थान के लिए बनाता है। यहाँ पे अरब सागर की शाखा आती तो है लेकिन वो ऐसे सीधी निकल जाती है, ठीक है। ऐसे ही ये तेलंगाना का पठार हो गया। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो बादल हैं वो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लो मानसून इस साइड से आ रहा है, इधर बारिश ही नहीं हो पा रही है, बारिश नहीं हो पा रही तो ये भाग क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है। शरद ऋतु मतलब क्या हो गया, आपका सितंबर अक्टूबर का जो काल है इसको क्या कहते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन काल या लौटते हुए मानसून का काल। प्रत्यावर्ती मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती तमिलनाडु में, जिसे उसे क्या कहते हैं, मैंगो शावर। पुरानी जलोढ़ मिट्टियों को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टियों को क्या कहते हैं, खादर। ये समझ लो थोड़ा सा क्या रहता है। ये एक नदी है, इस नदी का प्रवाह शुरू हुआ, नदी जब पर्वतीय भागों से निकलती है तो इस प्रदेश को बोलते हैं भाबर प्रदेश, क्योंकि इस प्रदेश में क्या होता है कि नदी में पानी की मात्रा बहुत कम होती है और पत्थरों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो नदी एक महीन नाली जैसी दिखती है। सर्वाधिक जल क्षमता ग्रहण करना जो है वो भी किस प्रदेश की रहती है, भाबर की, जहाँ पूरी की पूरी नदी लुप्त हो सकती है, ठीक है। इसके आगे महीन रेत वाला भाग आ जाता है और नदी एक दलदली स्वरूप में बहती है, जिसे अपन कहते हैं तराई प्रदेश। क्या कहते हैं, तराई प्रदेश। ये गन्ने चावल की खेती के लिए फेमस है। तराई प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार हमारे भारत में कहाँ है, तो हमारे भारत में इसका विस्तार सर्वाधिक उत्तराखंड क्षेत्र में अधिक है। तराई के बाद जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है और हर साल अपने मैदानों में मिट्टियों का जमाव करती है, ऐसे नवीन जमाव जो होते हैं जलोढ़ मिट्टी के, जो नदिया क्षेत्र होता है वहाँ पे एलुवियल या जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है, जो पीएच वैल्यू में क्या होती है, न्यूट्रल होती है। 7 का पीएच माना जाता है इसमें, और इसमें कमी होती है जीवाश्म की। किसकी, जीवाश्म की। तो जो ये नवीन जलोढ़ मिट्टियों के जमाव होते हैं इनको कहा जाता है बेटा खादर। क्या कहा जाता है, खादर, ठीक है। और कभी कभी नदियों में तीव्र बाढ़ आती है तो इसका पानी बहुत आगे तक पहुंच जाता है और वहां पे नदियों के जमाव हो जाते हैं, और ये ऐसी जलोढ़ मिट्टियों के प्राचीन जमाव होते हैं जहां पे फिर नदी कभी अपना जमाव नहीं ले जा पाती है। तो प्राचीन जलोढ़ जमाव जो हो जाते हैं बाढ़कृत मैदानों में, उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और हर साल जो नवीन मिट्टियां लाई जाती है इसको अपन क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। इससे भी पीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। लाल मिट्टी की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, अम्लीय एसिड होती है। सफेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। अब देखो लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, जब पहाड़ी भाग होता है, पहाड़ी भाग जो चट्टानी भाग होता है उसमें लो अंश की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण से उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल रंग होता है और लाल मिट्टियां बनती है। जब निक्षालन बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो ऐसी मिट्टियों को लेटेराइट मिट्टियां कहते हैं। जब इन लेटेराइट मिट्टियों से लो अंश भी घुल के और पोषक तत्व भी घुल मिल के बाहर निकलने लग जाते हैं और चूना शेल की मात्रा भी होती है तो वो बनती है सफ़ेद लेटेराइट मिट्टियाँ, ठीक है। तो जो लेटेराइट मिट्टियाँ, जितनी भी मिट्टियाँ उसमें सबसे कम उर्वरता किसकी मानी जाती है, जितनी भी हैं ये रंग के आधार पर मिट्टियाँ, सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। लेटेराइट मिट्टियाँ किसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, तो पहाड़ी ढालों पर ये लेटेराइट मिट्टियाँ बनती है। तो पहाड़ी ढालों पर किसकी खेती होती है, चाय कॉफ़ी की, तो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ, 2006 में। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, पोमोकल्चर, है ना। केचुआ पालन, वर्मी कल्चर, केचुए से खाद बनाना। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो मुख्य खाद्य फसल चावल है। हम एमपी में गेहूं ज़्यादा खाते, इसका मतलब ये नहीं है, पूरे भारत स्तर पे ध्यान रखना, चावल। देशमुख गेहूं के उत्पादन में यूपी का प्रथम, जबकि हेक्टर वाइज अगर मतलब अपन देखें कि उत्पादकता क्या, प्रोडक्टिविटी के आधार पे देखें तो पर हेक्टर उत्पादन पंजाब का आगे है, और क्वांटिटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम है। ये दोनों कंफ्यूजन ध्यान में रखना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश में हुई। प्रथम योजना अवकाश जो आया था 1967 से लेकर 69 तक, 3 सालों तक जो योजना अवकाश चला, उस समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1967 से लेकर 68। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960 में बना। चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है, कैफीन। क्या पाया जाता है, कैफीन और टेनिन दोनों की प्रचुरता पाई जाती है। कॉफी की सबसे बेस्ट किस्म अरेबिका कॉफी। कॉफी की सबसे बेस्ट किस्म कौन सी मानी जाती है, अरेबिका। नोबेस्टा व लिबेरिका भी क्या है, कॉफी की ही किस्में हैं। नोबेस्टा व लिबेरिका कॉफी की ब्रीड या किस्में। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के नाम पे भी जाना जाता है, आर्किड स्टेट। ये मतलब आप देख लीजिएगा। सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सुपारी और कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक। जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य और 100% रूप से भी सिक्किम। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ।
इंस्टीट्यूशन से भी पीएससी प्री में एक क्वेश्चन आता है, आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज, आपको अपना पुराना रिवीजन करना है, गुरुजी के रामबाण ब्रह्मास्त्र अच्छे से लगाने हैं, सारी यूनिटें कवर हो जाएगी। 1-2 घंटे की वीडियो डेली देखते चलो, 15 मार्च से पहले 10 मार्च से पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और आपको एमपीपीएससी प्री के लिए मेरी जो टेस्ट सीरीज उसको लगाना है, उसको अनिवार्य मानकर आप ध्यान रखें। ऐप डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज निकालनी और लगानी है। 10 दिन में टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया जा सकता है। आगे, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बैरकपुर, और बैरकपुर छावनी का नाम सुना है आप लोगों ने तो आपको राज्य मिल जाएगा। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक, और हमारे मध्य प्रदेश का कहाँ है? बड़वानी। भारत में तालोबद्ध और सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तमिलनाडु में, और मध्य प्रदेश में तालोबद्ध और सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट। पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर। अब पंबा सिंचाई परियोजना केरल, यहाँ पे भी पीएससी की आदत आपने देखा होगा, अभ्यारण्यों में वो ऐसे नाम देता जो नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता, परियोजनाओं में भी वो ऐसे नाम देता जो नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता। तो उसी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजें यहाँ शामिल की गई है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर टेस्ट सीरीज में डाल दे तो बच्चे बोले मेरे 50 नंबर आए। आपको नंबरों से टेस्ट सीरीज में नहीं लेना देना है, आपको वहाँ जो कंटेंट है उस कंटेंट को आत्मसात करना है और उस पर अपना आकलन करना है। और फटाफट से 30 मिनट में टेस्ट लगाया और 30-35 मिनट का एनालिसिस उस पर करो, ऐप डाउनलोड करो, उस पर तत्काल जाओ और टेस्ट लगाओ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की कांच किसमें पाया जाता है? अवसादी शैलों में। ये चट्टानें भी एक बार समझ ही देते हैं, बार बार आती रहेगी। देखो चट्टानें जो रहती है, एक तो 2 चीजें समझा देता हूं, पहले चट्टानें समझा देता हूं, फिर याद रखना भूस्वरूप, कमेंट बॉक्स में लिखना भूस्वरूप भी समझाने हैं आप लोगों को एक बार, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक चट्टानें या मूल चट्टानें, द्वितीयक चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी कायंत्रित या तृतीयक चट्टानें। ठीक है, मेटामॉर्फिक। प्राथमिक चट्टानों को आग्नेय इग्नियोस रॉक कहते हैं, आग्नेय क्या कहते हैं? आग्नेय। द्वितीयक चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। कायंत्रित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। पहली चीज, आग्नेय चट्टानें जो हमारी पृथ्वी है उसके निर्माण के समय सर्वप्रथम जो चट्टानें बनी उन्हें क्या कहते हैं? एक बार देख लो बेटा, वीडियो से जा रहा है, ब्लर तो नहीं हो रहा? ठीक है, उन चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय या इग्नियोस रॉक कहते हैं। जो चट्टानें अपरदन के जमावों के कारण से बनी उसको अपन क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। ठीक है, और ताप और दाब के कारण लंबे समय में आग्नेय या अवसादी चट्टानों का जो रूप बदल जाता है उसे हम कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। क्लियर? अब आग्नेय चट्टानें मूल चट्टानें हैं, तो जितने भी धात्विक खनिज मिलते हैं वो मुख्य रूप से आपको किसमें मिलेंगे? आग्नेय चट्टानों में। अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें अलग अलग परतों में बनती है, अपरदन के द्वारा और उनके निक्षेपों के द्वारा, मतलब अपरदन तो होके फिर निक्षेप होता तो निक्षेपण के द्वारा बनती है। तो इसमें आपको मिलते हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज मतलब क्या हो गया? कोयला अपने आप में एक भूगोल के हिसाब से अवसादी चट्टान है। इसमें आपको पेट्रोलियम पदार्थ भी मिलता है। रूपांतरित चट्टानें, इनमें से ताप और दाब के कारण किसी का रूप बदल, जैसे अपने को गर्मी में धूप में खड़ा कर दें तो रंग रूप में परिवर्तन आ जाएगा, ये इन चट्टानों के साथ भी होता है। प्रेशर में रहता है तो चेहरा नींबू जैसा हो जाता है, होता ही है प्रेशर में। ठीक है, तो रूपांतरित, आप क्षमा कीजिएगा मैंने किसी पे कमेंट करने की कोई कोशिश नहीं की है, आजकल किस चीज़ का कौन सा विवाद बन जाए, सामान्य रूप से केवल समझाने के लिए ये बात कही गई थी। अरे भाई रखना जरूरी है आजकल ऑनलाइन में। रूपांतरित चूनाशेल है, तो चूनाशेल क्या करती है बेटा? ताप और दाब के प्रभाव में संगमरमर बन जाती है मार्बल में। कोयला है, अब ये पटवारी में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, पटवारी में नहीं, एमपीपीएससी री मेंस 2019 के मेंस में 20 वर्ड्स में आया था। कोयला बदलता है फुलरीन में। अब जब ये फुलरीन में बदल जाएगा मतलब एंथ्रेसाइट क्वालिटी को पार कर जाएगा, ना तो ये जलाने का रहा ना कुछ रहा, नहीं समझे आप? फुलरीन थोड़ा सा अनुपयोगी, लेकिन कुछ कामों में इसको लिया जा सकता है, भरने के कामों में कुछ, या थोड़ा कोक बनाने में भी। फुलरीन के बाद ये किसमें बदल जाता है? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट के बाद ये किसमें बदल जाता है? हीरा। तो ये तीनों जो है ये किसका रूप है? कायांतरण।
ऐसे जैसे क्या हो गया, मान लो ग्रेनाइट चट्टाने हैं, वो निस्स में बदल गई, तो वो सब रूपांतरण के रूप है। विश्वास है चट्टाने एक बार में क्लियर हो गई होगी। फिर बेटा अप्रकाशित पेट्रोलियम हो गया। भारत के वह क्षेत्र जहां शेल गैस पाई जाती है, तो शेल गैस कहां मिलती है? केम्बे बेसिन में। किस बेसिन में? नाम से अफ्रीका लग रहा है वो, लेकिन केम्बे बेसिन भारत में ही है। और कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और विंध्य बेसिन। भारत में पिछले 10 साल से ऐसी न्यूज़ें आ रही है कि गैस के ढेर पे भारत बहता, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा, वो समझ से परे है। केम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, विंध्य बेसिन। पेट्रोलियम किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो भारत का पहला तेल कुआं, ठीक है, 19वीं सेंचुरी के एंड में डिगबोई असम में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात। बॉम्बे हाई जो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन देता है, महाराष्ट्र। लोएस के प्रमुख केंद्र, यहां से भी बेटा डायरेक्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक एक लाइन में समझ लेना। डिगबोई असम पहला तेल केंद्र, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, ठीक है। लोएस के प्रमुख बेलाडीला की खाने किसके लिए फेमस है? लोएस के लिए। कहां है? छत्तीसगढ़। सिंह भूमि की खाने लोएस के लिए फेमस, झारखंड। सिंगरेनी क्षेत्र ये कहां आता? सिंगरौली भी कोयला, सिंगरेनी भी कोयला, सिंगरेनी तेलंगाना में। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा सबसे बड़े मुंह की खान है, सबसे बड़ी पूरे विश्व में, जो कहां आता है आपका? झारखंड में। किसके लिए फेमस है? यूरेनियम। जादूगोड़ा की खाने झारखंड, यूरेनियम। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार कहां मिलता है? केरल में। केरल की जो रेत है, तटवर्ती रेत, उसमें से एक अयस्क मिलता है जिसे कहते हैं मोनाजाइट रेत, और इस मोनाजाइट रेत को ही निष्कर्षण करके क्या निकाला जाता है? आपका थोरियम। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल। राजस्थान की जावरा खाने जो है वो किसके लिए फेमस है? तो जस्ते के लिए। जावरा की खाने किसके लिए फेमस है? जस्ते के लिए। देखो जस्ते के उत्पादन में राजस्थान प्रथम आता है। जावरा खाने जो जावर माइंस है, उदयपुर वाला भाग, राजसमंद वाला भाग, ठीक है। कभी आप वहां पे नहीं गए राजसमंद तो बिल्कुल जाके आएगा। राजसमंद काकरोली श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा द्वार है, ठीक है, और वही दरबार है आपका। वहीं पे एक बहुत बढ़िया और आपको पर्यटन स्थल जहाँ पे आप जरूर गए, सांवरिया जी महाराज। और थोड़ा सा भिलवाड़ा, रामपुरा, आगुचा क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ से जस्ता चांदी निकलता है। लेकिन जावर के खाने पूरे भारत में जस्ते के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। जस्ता वो तो सब जची रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, मीन्स प्लेन लेना, लोड नहीं लेना। कोयले को उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। कोयले को क्या कहा जाता है? देखो, एनर्जी सबसे पहले चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एनर्जी। तो एनर्जी पे भारत में डिपेंडेंसी आज भी ताप विद्युत पे है, कोयला काम करते ही है, तो वो नहीं होगा तो उद्योग नहीं चल पाएंगे। तो उद्योगों के लिए तो कोयला क्या हो गया? रोटी, ब्रेड। और इस तरह से उसकी वैल्यू देखी जाए तो ये ब्लैक डायमंड में आ जाएगा, ब्लैक गोल्ड में आ जाएगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, क्योंकि वो होता भी भूरा ही है, क्योंकि उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 70% के आसपास होती है, दिखने में भूरा होता है। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकरन नदी के किनारे आसनसोल, पश्चिमी बंगाल नामक पे लगाया गया। मतलब भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना आजादी से पहले 1874, कौन सी नदी? बराकर नदी के किनारे, जगह आसनसोल, वेस्ट बंगाल। ये मैप में आप और देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे ऐप पर GLCIS MPPSC ऐप पर निःशुल्क रूप से प्राप्त हो जाएगी। अगर आप MPPSC और MP एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप आपके मोबाइल में अनिवार्य रूप से रखिए, ये हमेशा काम आएगा। डेली फ्री टेस्ट वहाँ पे अपलोडेड होते हैं, डेली करंट अफेयर वहाँ पे पूरा एक टूर की तरह चलता है, प्लस पेड कोर्सेज में सारे प्रीमियम कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। और MPPSC प्री के लिए बेस्ट प्रीमियम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। थोड़ी सी टफ है, साइकोलॉजिकल फेनोमिना में बनी हुई है, लेकिन उन प्रश्नों को आत्मसात करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बार बार एक ही बात, जो पढ़ा उसका रिवीजन करो, ब्रह्मास्त्र रामायण सीरीज का अच्छे से रिवीजन करो और मेरी टेस्ट सीरीज लगाओ। ये तीनों चीजें मिलके इस कंपटीशन के माहौल में आपको सफल बनाने का पूरा प्रयास करेगी। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। भारत का सबसे पहला बड़ा पैमाने का लौह इस्पात कारखाना, मतलब वृहत स्तर पे, 1907 में तत्कालिक बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया, जिसे वर्तमान में अपन टाटा नगर भी कहते हैं। पहला नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। जगह कौन सी हो गई आपकी? तात्कालिक बिहार और वर्तमान झारखंड, ठीक है। जगह का नाम साक्षी, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907, क्लियर। और स्वर्ण रेखा नदी जलप्रपात बनाती है एक हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे। यह RS प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ सोवियत संघ की सहायता से लगा। ये थोड़े से अपन एक बार देख लेते हैं, ये याद करवाना जरूरी है, एग्जाम बार बार पूछता रहता है इसको बेटा। भिलाई, ये तो ध्यान ही है, छत्तीसगढ़, CG रूस के सहयोग से। फिर दूसरा देखो आप, राउरकेला जर्मनी,
बोकारो रूस, ठीक है। और चौथा नहीं लिखा क्या इन्होंने? भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, और चौथा कौन सा? दुर्गापुर। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, बोकारो भिलाई, दोनों की स्पेलिंग बी से शुरू होती है, दोनों को बी बी मिला ले तो बी बी रूस गई, थोड़ा सा ध्यान में रख लेने का। बोकारो व भिलाई रूस के सहयोग से। केला कहाँ खाया जाता है? तो जहां मैं राऊ में रहता हूं वहां, या जर्मनी में, ध्यान है, राउर केला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से। और माँ दुर्गा की पूजा के लिए सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य माना जाता है पश्चिमी बंगाल, और वैसे बंगाल और वैसे ब्रिटेन के सहयोग से। तो चारों आपको ध्यान में रखना है। बीबी बोकारो भिलाई रूस के सहयोग से, बोकारो जो है वो आपका कहाँ आ जाएगा? झारखंड में, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है, हालांकि मिलों की संख्या अहमदाबाद में ज्यादा है। दक्षिणी भारत का मानचेस्टर, कोयम्बटूर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मानचेस्टर, मानचेस्टर कहते हैं किसके लिए फेमस है? तो मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। कमेंट में बता दो कि मैनचेस्टर किस देश में आता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। जूट को सोने का रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, जिसके उत्पादन में पश्चिमी बंगाल और विश्व में बांग्लादेश अग्रणी है। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगा था? लखनऊ में। देखो पहला जो दूसरे लगे थे कलकत्ता और वगैरह इधर, वो सक्सेस नहीं हुए थे। ठीक है, पहला सफल कारखाना लखनऊ। भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर लगाया गया था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज भी इतने साल हो जाने के बाद हम लोग जो उर्वरक हैं उसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इतनी टेक्नोलॉजी आ जाने के बावजूद भी हम निर्भर हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई कि भारत का पहला सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर जो कारखाना लगा था वो कहाँ लगा था? रानीपेट तमिलनाडु। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। और सिंदरी किस राज्य में है? कमेंट करके बता दो। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, डेवलपमेंट। और मोटर गाड़ी उद्योग के लिए डेट्राइट की संख्या किसे दी गई है? तो पीथमपुर धार को दी गई है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला पंजाब। इस मैप में आपको सारी चीजें मिल जाएगी एयरपोर्ट्स के बारे में। चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? कानपुर, जूतों के लिए कानपुर फेमस है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। ठीक है, इसका पहले नाम वीटी स्टेशन था शायद, जहां तक मेरे को ध्यान है वीटी स्टेशन, फ्लोर वाइज है ये। ठीक है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। बाबा साहेब अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर। गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा गुवाहाटी, ये अभी बहुत सारे एग्जाम में आया है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, अब यहां पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में, जल्दी से। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। कमेंट लिख के बता दो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस सीरीज को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको मजा ही नहीं आ रहा, तो इतनी मेहनत करने का फायदा क्या? इसमें आनंद है, कमेंट करके बताना है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला, इसे बंटवारे का पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जब भारत का बंटवारा हुआ तो पश्चिमी भाग में हमारे जितने भी बंदरगाह थे, कराची वगैरह, वो सारे पाकिस्तान में चले गए। तो हमें तत्काल से कांडला बंदरगाह को डेवलप करना पड़ा कृत्रिम रूप से। तो बंटवारे का पुत्र ज्वारीय बंदरगाह कांडला। भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कांडला, टैक्सेशन के हिसाब से। भारत का नदीय बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता हुगली। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे प्राचीन चेन्नई। विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना कहाँ है? जहाज मतलब रिपेयरिंग करने का जुगाड़, सही करो उसको। अलंग गुजरात, अलांग नहीं, अलंग गुजरात। भारत का रसायन बंदरगाह किसको कहते हैं? तो केमिकल पोर्ट के नाम से जाना जाता है दहेज गुजरात, क्योंकि केमिकल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा दहेज गुजरात बंदरगाह पे ही चलता है। भारत का महान विभाजक वर्ष, अब ये अपनी जनसंख्या डेमोग्राफी से क्वेश्चन आ गया। जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता? डेमोग्राफी। और भारत में जनगणना का जो सिलसिला है पहली बार चाणक्य के काल में हुआ था, उसके बाद गुप्त काल में हुआ, उसके बाद अकबर के काल में भी क्या है, उसका जो राजकीय इतिहासकार था फेजी, उसने भी इसके अनुमान लगाए थे।
उसके बाद आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश लॉर्ड मेयो जो है उन्होंने भारतीय जनगणना का पहली बार अनुमान और गणना का कार्य 1872 में किया। लेकिन क्रमबद्ध रूप से भारतीय में दशकीय जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। और लॉर्ड रिपन को भारत का पुनरुद्धारक भी कहते हैं, आपके द्वारा शुरुआत की गई। 1881 से दशकीय जनगणना चल रही थी और आज तक कभी नहीं रुकी। कोविड जैसी महामारी की वजह से 2021 में यह गणना नहीं हो पाई, ठीक है। अब भारत का महाविभाजन वर्ष जनसंख्या का किसे कहा जाता है? 1921 में, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, एक तो भारत में आंदोलन मूवमेंट बहुत चल रहे थे, भारत में प्लेग भी फैला था, अकाल और महामारियों के प्रभाव से सबसे मेन कारण ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, क्या कारण था कि जनसंख्या घटी? तो अकाल व महामारी के कारण, प्लेग के कारण भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई 1921 में, इसलिए इसे जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं। भारत का लघु विभाजन वर्ष जनसंख्या का 1951, भारत विभाजन के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग देश चले गए, भारतीय जनसंख्या फिर कम हुई रेस्पेक्ट 1941 के, तो इस कारण से इसे लघु विभाजन कहते हैं। और जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? डेमोग्राफी में। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया। इसमें कितने राज्य शामिल है ये आपको कमेंट में बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंदर भारत के कितने राज्यों से होकर ये गुजरता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, अब देखो उत्तर दक्षिण गलियारा क्या हो गया? नॉर्थ टू साउथ, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ये तो अच्छे से याद हो जाएगा। ये अभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नए नाम अपडेट करने के बाद की बातें हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से, सिलचर इधर और इधर आपका गुजरात का पोरबंदर, ये मैप में देख लीजिए आप, ये आपका क्या है? पूरा स्वर्णिम चतुर्भुज बना हुआ है। फिर भारत परियोजना, भारतमाला परियोजना 25 अक्टूबर 2017 को, मतलब नेशनल हाईवे को इतना खतरनाक कनेक्टिविटी में बनाना है कि यातायात संलग्नता की समस्या नहीं है, इसके लिए भारतमाला परियोजना 2017 में प्रारंभ की गई। ये देख लीजिए आप, पूरा मैप में आपको समझ में आ जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट जो पूरा है वो क्या है, कितने राज्यों से जा रहा है, देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा। भारत में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम सड़क मार्ग सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस चलाई गई। मुनाबाव खोखरा पार जो एरिया है उनके बीच में बाड़मेर वाला हो रही है। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो कौन सी है? शंघाई मेट्रो। एक क्वेश्चन अभी चल रहा है ना, वाटर मेट्रो केरल में, तो भारत की पहली वाटर मेट्रो करंट में केरल। पहली अंडरग्राउंड वाटर मेट्रो कलकत्ता में पहले से चल रही है, पानी पर केरल, पानी के भीतर कोलकाता। समझ गए बेटा, याद आ गया। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो शंघाई मेट्रो। और अपने एमपी में मेट्रो प्रोजेक्ट भोपाल इंदौर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और एमपी का 236, दोनों साथ में याद रखते हैं, 382। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कितने हैं? 51.47, महिलाएं 48.53 बची हुई, तो 51.5% पुरुष है और लगभग 48.5% महिलाएं हैं। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 17.5%। भारत की दशकीय वृद्धि दर, मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में हमारी जनसंख्या कुल कितनी बढ़ी? तो 17.7%। भारत में अनुसूचित जनजाति कुल आबादी का 8.6%, एससी 16.6%। भारत की कुल जनसंख्या का 31.62% नगरीय है। नगरीय याद कर लिया तो ग्रामीण अपने आप याद हो जाएगा। तो नगरीय कितना है? 31.2%। भारत में राज्य में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, मतलब 2001 से 2011 के दौरान सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कहाँ नोट की गई? मेघालय में। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड, जहां पे 0.6 माइनस रही है, मतलब नागालैंड में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17। हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बालाघाट 1026। न्यूनतम किसका है? भिंड का। हाँ, वो मैं लिंगानुपात में चला गया था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का 855। सबसे कम जो है डिंडोरी का 93-94 कुछ है, आप देख लीजिएगा एक बार।
और अभी तक आपने अगर हमारे पुराने रामबाण ब्रह्मास्त्र नहीं देखे यूनिट 1, 2, 3 के, तो वो उसकी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। अभी तक आपने GLCIS MPPSC ऐप डाउनलोड नहीं किया है और टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे बेटा, तो ये कमी रहेगी एग्जाम में। फिर ये मत कहना कि गुरुजी आपने अवेयर नहीं किया था। प्रणाम गुरुजी करके पूछने के बाद आप जब पूछते क्या करें, और जब मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज, तो मुझे भी पता चलता है। हालांकि बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स मिल रहा है और बच्चे लगातार टेस्ट दे रहे हैं। लगभग रोज कम से कम भी आप मान के चलो कि 700 से 800 बच्चे टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में 1084 और मध्य प्रदेश में लिंगानुपात बालाघाट। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा 879 और हमारे यहाँ भिंड में। परियोजना, अब यहां से भी एक क्वेश्चन MPPSC पूछता है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, राज्य पंजाब हरियाणा। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर और विस्तार इसका झारखंड बंगाल। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध भारत का, महानदी उड़ीसा। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। फरक्का परियोजना गंगा नदी पश्चिमी बंगाल। पूछ चुका है PSC इनमें से लगभग सारे क्वेश्चन। काकरापाड़ परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल। टिहरी प्रोजेक्ट भागीरथी नदी उत्तराखंड। बहुत ज्यादा विवाद रहा, जैसा नर्मदा विवाद रहा है प्रोजेक्ट को लेकर, वैसा ऐसा विवाद रहा है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। घाट प्रभा मालप्रभा ये कर्नाटक में, जो नदी का नाम है, जो नाम है परियोजना का वही नदी का नाम है। भीमा परियोजना पौना नदी महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटक। सरहिंद परियोजना सतलज नदी हरियाणा। अब ये थोड़ा सा, सरहिंद परियोजना नदी कौन सी है? सतलज। लाभान्वित राज्य कौन सा? मुख्यतः हरियाणा। तुलबुल परियोजना पाकिस्तान और भारत को लेकर बड़ी विवादित रही थी, झेलम नदी कश्मीर। तुलबुल परियोजना का ऐसा है कि ये जो बांध है ना, अगर भारत कुछ नहीं करे, बस ये बांध फूट जाए, तो ऐसा भूवैज्ञानिकों का मानना है कि लाहौर में 32 फीट रेत जमा हो जाएगी। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना उनके लिए खतरा है, लेकिन हमने इस उद्देश्य से नहीं बनाई, हमने इस उद्देश्य से बनाई है वहां के विकास के लिए। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना को लेकर पाकिस्तान का हमेशा से विरोध रहा है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी कश्मीर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी कश्मीर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। ठीक है, जिम कॉर्बेट का प्राचीन नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारे अपने मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, इन्होंने पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। जैसे वो अक्षय कुमार की मूवी देखी ना पक्षियों के लिए, वैसे आपने भी सच में वास्तव में काम किया। वो तो मूवी थी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्य थोड़ा सा देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? गुजरात। ये दूधवा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी। बांदीपुर कर्नाटक। मानस असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंगी गेंडे के लिए असम में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कश्मीर। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर। और दच्चीग्राम किसके लिए फेमस है? कस्तूरी मृग के लिए, है ना। सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा पक्षियों के लिए फेमस है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओलिव रिडले प्रजाति के जो कछुए रहते हैं उनके प्रजनन के लिए बहुत फेमस है, ये उड़ीसा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व के सबसे बड़े ओलिव रिडले कछुए का प्रजनन स्थल है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। अब केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो इसका प्राचीन नाम था घना राष्ट्रीय उद्यान, बाद में इसका नाम किया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ आता है? भरतपुर राजस्थान में। साइबेरियन क्रेन लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर हर साल यहाँ आते हैं और अलग अलग प्रजाति के यहाँ पक्षी आते हैं। इसीलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घना पक्षी विहार या राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसको लेकर बड़े विवादित चीजें, बहुत विवादित चीजें हैं। कहीं MP का मिलेगा, राजस्थान का रणथंभौर भी मिलेगा, कहीं पेंच मिलेगा। तो इस चीज को आप ठीक करने के लिए क्या करें कि आप अपने स्तर पर इसको एक बार देख ले, क्योंकि 3 चीजें हैं। MP में भी मिलता है, लेकिन उस तो मुझे पता है वो नहीं है। पेंच को लेके और राजस्थान का जो रणथंभौर है उसको लेके विवाद है, उनके एरिया को लेके। तो आप देख लीजिएगा एक बार अपने स्तर पर इसको ठीक कर लीजिएगा। आज की वीडियो में मुझे विश्वास है आप लोगों को बड़ा आनंद आया होगा। इसकी PDF अपडेट होने के बाद आप लोगों को ऐप पे निःशुल्क मिल जाएगी। अपनी पढ़ाई की रणनीति में आप लोगों को ब्रह्मास्त्र रामबाण का रिवीजन, जो पूरी यूनिट का रिवीजन आपका रोज करवा देगा,
प्लस हमारी MPPSC की जो टेस्ट सीरीज है हमारे ऐप पर, उस टेस्ट सीरीज को बेटा लगाओ, गुरुजी का कहना मानो, उपयोग में आएगी वो और एग्जाम में आपको याद आएंगे गुरुजी। और तीसरा, अभी तक जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन करना, नया पढ़ने के बजाय अभी तक जो पढ़ा है पहले 10 तारीख तक उसका रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज को अच्छे से लगाओ और रामबाण ब्रह्मा सीरीज को अच्छे से करो। अगर आपको सच में लगता है कि ये बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि कभी आप फैक्ट बना के देखिएगा और करेक्शन करके देखिएगा कि लगभग 10 से 11 लोगों की टीम इस काम में लगती है। एक रामबाण ब्रह्मास्त्र पूरा तैयार करने में मेरी पूरी टीम का अगर हार्डवर्क गिना जाए तो लगभग 90 घंटे लगते हैं। एक यूनिट का जो रामबाण ब्रह्मास्त्र तैयार होता है बेटा, 90 घंटे प्लस का टाइम इसमें हम देते हैं। और 90 वर्किंग आवर्स क्या होते हैं इसकी कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। मतलब एक तरह से आप ये मान के चलिए कि एक व्यक्ति ने लगभग आप ये मान के चलिए 20 दिन काम किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस समझे, आप अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, MPPSC प्री निकालें। और प्री निकालते बेटा मेंस में गुरुजी के साथ ऐड होना है, गुरुजी के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा लगे आपको टेस्ट सीरीज और मेंस का बैच तैयार करना है। धन्यवाद। जय जय सीताराम साथियों।